स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है द्वितीय वर्ष BA हिंदी का मुख्य एवं गौण विषय का पेपर नाट्य, हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMS 203। इस विषय के अंतर्गत जो इकाई हम आज लेने वाले हैं वह इकाई है इकाई 2, आधुनिक नाटक का आरंभ, भारतेंदु युग। इकाई की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले उद्देश्य, प्रस्तावना, भारतेंदु पूर्व हिंदी नाटक और रंगमंच की स्थिति, भारतेंदु युग के नाटक, भारतेंदु युग के अन्य नाट्यकार और सारबिंदु। इस इकाई को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग के अंतर्गत सबसे पहले आएगा उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर भारतेंदु पूर्व हिंदी नाटक और रंगमंच की स्थिति, फिर रंगमंच का प्रारंभिक स्वरूप, फिर प्रमुख लोक नाट्य परंपराएं और सामाजिक प्रभाव। अब प्रथम भाग के बारे में बात हमने कर ली है, पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात कर ली है। आज हम द्वितीय भाग के बारे में बात करने वाले हैं। द्वितीय भाग की रूपरेखा इस प्रकार से रहेंगी: भारतेंदु के नाटक, भारतेंदु युग के अन्य नाट्यकार, भारतेंदु के नाटक की विशेषताएं, भारतेंदु युग के अन्य नाटककार और सारबिंदु। इस इकाई का उद्देश्य जो है, अगर उसकी हम बात करें तो भारतेंदु पूर्व हिंदी नाटक और रंगमंच की स्थिति के बारे में जान सकेंगे, भारतेंदु के मौलिक नाटकों से परिचित हो सकेंगे, आधुनिक हिंदी नाट्य के आरंभ में भारतेंदु युग से परिचित हो सकेंगे, आधुनिक हिंदी नाटक में भारतेंदु के योगदान को समझ सकेंगे, भारतेंदु युग के समकालीन नाटककारों के नाटकों से परिचित हो सकेंगे। प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो इस इकाई के पहले लेक्चर में, मतलब पहले भाग में हमने जो बात की हुई थी उसमें नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ है, नाटक का पूरा इतिहास और संस्कृति किस प्रकार से चली आ रही है, उस विषय में हमने बात की हुई थी। कैसे पौराणिक काल से लेकर आज तक हिंदी नाटक विधा चल रही है और क्रमशः किस प्रकार से उसका विकास और विस्तार होता आ रहा है, उसके विषय में हमने बात की हुई थी। आज के इस भाग में, दूसरे भाग में, हम भारतेंदु के युग यानी कि आधुनिक काल के भारतेंदु के नाटक एवं उनके समय के अन्य नाटककार की बात करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा से होते हुए पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तक नाटक का साहित्य लिखा गया था। हिंदी में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत यह विधा क्रमशः चलती आ रही है। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं के कारण इस विधा को कुछ क्षति जरूर हुई थी, लेकिन यह विधा धीरे धीरे ही अपना विकास करती रही थी। अब आधुनिक काल आते आते यानी कि भारत में ब्रिटिश राज आ गया था। अब उस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए और उस काल को भारतेंदु काल कहा जाता है। भारतेंदु ने गद्य विधाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया। हिंदी में पहले साहित्य लिखा जाता था, लेकिन पद्य में अधिक लिखा गया था। गद्य में साहित्य आधुनिक काल में अधिक लिखा गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि हिंदी में गद्य साहित्य आधुनिक काल की देन है। और इस गद्य साहित्य में प्रमुख नाम अगर कोई हो तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने छोटे से जीवन काल में हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध कर दिया कि वह पूरा कालखंड उनके नाम से ही आज जाना जाता है। आधुनिक काल की शुरुआत जो है उसको हम 5 दशकों को भारतेंदु काल नाम से जानते हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के
उनका जो काल था उसके बारे में जानने से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे उसके बारे में जानना आवश्यक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1950 में हुआ था और उनका देहांत 6 जनवरी 1885 में हुआ था। 35-36 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध कर दिया कि आज भी उनके नाम पर पूरा युग चल रहा है। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनको उपाधि दी गई थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा था। उन्होंने नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य की कई विधाओं में अपनी कलम चलाई थी, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने हिंदी नाटक में अपनी कलम विशेष रूप से चलाई हुई थी। उनके नाटकों की अगर हम बात करें तो भारतेंदु ने वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमोषधम, प्रेम जोगिनी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप जैसे मौलिक नाटकों की रचना की है। उसके उपरांत भारतेंदु ने संस्कृत से रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु आदि नाटकों को अनुदित किया है। मतलब उन्होंने मौलिक नाटक भी लिखे हुए हैं और संस्कृत से नाटकों का अनुवाद भी किया हुआ है। भारतेंदु के नाटकों की विशेषताएं अगर हम देखें तो देशभक्ति और राष्ट्रीयता, ब्रिटिश शासन की आलोचना। अब हमने पहले लेक्चर में जो बात की हुई थी कि पहले के समय के नाटक यानी आधुनिक काल से पूर्व के युग में जो नाटक लिखे जाते थे, मतलब आधुनिक काल से पहले जो भी नाटक लिखे गए उसमें विषय अगर हम देखते हैं तो उसमें राजाओं का यशगान, पौराणिक चरित्र पात्रों का ही उल्लेख अधिक देखने को मिलता है और उनको आधार बनाकर ही नाटक लिखे जाते थे। अब आधुनिक युग में पौराणिक युग से या आदिकाल या मध्यकाल से नाट्य विधा किस रूप में अलग देखने को मिलती है, तो उसका प्रमुख अगर हम बात कोई गिने तो कह सकते हैं कि विषय वैविध्य के कारण आदिकाल और मध्यकाल का विषय अलग था। और आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन यहाँ पर भारत में आ गया था, तो उस समय में देशभक्ति और राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु ने ब्रिटिश शासन की आलोचना की। समाज सुधार, अब उससे पहले साहित्य की जब हम बात करते हैं तो साहित्य का विषय समाज को केंद्र में रखकर नहीं लिखा जाता था। किसी विशेष व्यक्ति या चरित्र को लेकर ही साहित्य अधिक लिखा गया था, लेकिन भारतेंदु ने समाज सुधारना के लिए अपनी कलम चलाई हुई थी। सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालना, अब सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालने वाले साहित्यकार अगर हम गिने तो भारतेंदु युग से ही उसकी शुरुआत हम मान सकते हैं। अब भारतेंदु की भाषा शैली जो थी वो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते थे। अब साहित्य में उस समय अवधी, ब्रज इससे मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन भारतेंदु के नाटकों में विशुद्ध हिंदी यानी कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होता था। प्रेरणा अगर हम गिने तो भारतीय संस्कृति और इतिहास को केंद्र में रखकर उन्होंने कई नाटक लिखे हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का विषय अगर हम देखें तो भ्रष्ट शासन और न्याय के बारे में उसमें बात की गई है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यह उस नाटक की प्रसिद्ध पंक्ति है। दूसरा है भारत दुर्दशा, विषय है भारत की गुलामी और विदेशी शासन की आलोचना। तीसरा है सत्य हरिश्चंद्र,
विषय है सत्य, धर्म और निष्ठा की कहानी। चौथा है विद्या सुंदर, विषय है प्रेम, विद्या और समाज सुधारना। तो ये हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक। इनके अलावा उन्होंने बहुत से नाटक लिखे हुए हैं, लेकिन ये नाटक उनके प्रतिनिधि नाटक हम कह सकते हैं, या उनके प्रमुख नाटक कह सकते हैं। अंधेर नगरी जो है वो उनका सबसे चर्चित और सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। कथानक क्या है उसका? तो नाटक में भ्रष्टाचार और न्याय का अभाव है, राजा की मूर्खता और प्रशासन की त्रुटियां इसमें देखने को मिलती है। प्रेरणा मिलती है कौन सी इस नाटक को देखने या पढ़ने के बाद? तो तत्कालीन समाज और राजनीति के बारे में हम जान सकते हैं। मुख्य पात्र है गुरु, चेला और राजा। और इस नाटक के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा संदेश दिया है? तो न्याय और समझदारी का महत्व इस नाटक के द्वारा हमें सिखाया गया है। दूसरा नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा की अगर हम बात करें तो उसका कथानक कुछ इस प्रकार से है। भारत की पराधीनता और सांस्कृतिक पतन के बारे में उसमें चर्चा की गई है। उसमें प्रेरणा का स्रोत अगर हम माने तो स्वतंत्रता संग्राम की भावना उसमें भरपूर हमें देखने को मिलती है। भारत जो गुलाम हो गया था, गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने का इसमें वर्णन किया गया है। तीसरा है संदेश। इसको पढ़ने के बाद या देखने के बाद हमें क्या संदेश मिलता है? तो राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की आवश्यकता हमें इसमें दिखती है। भारतेंदु के नाटकों का महत्व क्या है? जैसा हम देखते हैं कि दूसरे नाट्यकार जो है उससे भारतेंदु अलग कैसे होते हैं, तो हिंदी नाटक शैली की नींव उन्हीं के नाटकों से मानी जाती है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरूकता के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया उसमें हमने जो बात की थी उसमें इन तीन में से दो टॉपिक आते थे, सामाजिक और सांस्कृतिक, लेकिन राजनीतिक नाटकों की चर्चा उसमें नहीं होती थी। भारतेंदु ने अपने नाट्य विषयों में राजनीतिक परिवेश जो था उसका भी भरसक उल्लेख किया हुआ है। अपने नाटकों में उन्होंने तत्कालीन जो राजनीतिक परिवेश था उसका वर्णन किया है। राष्ट्रवाद का संचार, अपने नाटकों के द्वारा राष्ट्रवाद का उन्होंने संचार किया हुआ है। हिंदी साहित्य में नए युग की शुरुआत, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की थी। परंपरागत जो रूढ़ी आ रही थी उससे हटकर एक जो लिख थी उस लिख से हटकर कुछ नया किया। और किसने किया है? अगर प्रमुख नाम अगर हमें जानना हो तो उस सबसे पहले नाम आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों में श्रीनिवास दास यानी कि लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, कार्तिक प्रसाद खत्री, रामकृष्ण वर्मा, केशवराम भट्ट, दामोदर शास्त्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, गौरीदत्त, लाला सीताराम, राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि ने नाटक की रचना की हुई है। मतलब भारतेंदु युग में भारतेंदु के अलावा इन नाटककारों ने नाट्य विधा में अपनी कलम चलाई हुई है। अब इस इकाई के सार बिंदु के रूप में अगर हम बात करें तो इस इकाई को पढ़ने या समझने के बाद भारतेंदु पूर्व नाटक अनेक संघर्षों के बाद तीन रूपों में संस्कृत नाट्य शैली, पाश्चात्य नाट्य शैली और लोक नाट्य शैली में आधुनिक काल तक पहुंचा। भारतेंदु कालीन नाटकों में ये तीनों शैलियों का समन्वय रूप देखने को मिलता है। भारतेंदु के नाटक भारतीय समाज का दर्पण है। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में उनका योगदान अमूल्य है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु का योगदान नींव की तरह देखने को मिलता है। मतलब भारतेंदु युग में उन्होंने जो नाटक लिखे थे वह आधुनिक नाटक की नींव के रूप में हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद भारतेंदु युग जब पूरा हुआ 1850 से 1900 तक, उसके बाद आता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग में जो नाटक लिखे गए
या साहित्य की कोई भी विधा लिखी गई तो उसकी जो नींव थी, उसका जो बेस था, वो भारतेंदु युग ही हम कह सकते हैं। क्योंकि भारतेंदु ने विशेष रूप से गद्य विधा पर अपनी कलम चलाई थी। केवल 35 या 36 साल की कम उम्र में उन्होंने विविध पत्रिकाएं निकाली। स्त्रियों को लेकर स्त्रियां जो साहित्य से काफ़ी दूर रह गई थी, उसको भारतेंदु ने अपने नाटक का, अपने साहित्य का केंद्र बनाया। उनके लिए विशेष रूप से अलग पत्रिका भी निकाली। तो इस प्रकार भारतेंदु एक समाज सुधारक भी उनको हम कह सकते हैं। इस प्रकार साहित्यकार को समाज सुधारक होना ही चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, ये बात तो कहा ही जाता है। लेकिन साहित्य के माध्यम से समाज की सुधारना भी हम कर सकते हैं। अगर कोई साहित्यकार अच्छा साहित्य लिखता है तो उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद साहित्य समाज के जो लोग हैं उससे सीखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, तो इससे एक अच्छे समाज का निर्माण भी हो सकता है। तो इस प्रकार भारतेंदु ने अपने नाटक के द्वारा, अपने कलम के द्वारा समाज सुधारना का काम किया हुआ था। तो भारतेंदु जो इस इकाई के अंतर्गत हमने पहले भाग में पढ़ा था कि भारतेंदु पूर्व युग में किस प्रकार से नाटक विधा चल रही थी, और इस इकाई के दूसरे भाग में, दूसरे और अंतिम भाग में हमने देखा कि भारतेंदु युग का नाटक कैसा था, और भारतेंदु के अलावा, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा और कौन से नाटककार हुए थे उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पर हमारा द्वितीय भाग पूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार दूसरा भाग भी यहाँ पूर्ण होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमम्